ये बताएं कि जो गणपति पूजा है महाराष्ट्र में, जी सर, उसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या स्वाधीनता संग्राम के साथ उसका कोई लिंक बनता है? अगर सदन की कार्रवाई चल रही है और किसी एमपी के खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा बनता है, क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है? हाई स्पीड स्टील क्या होता है? नायक फिल्म की तरह कि आपको 24 घंटे के लिए शक्तियां दी जाती हैं, तो आप क्या क्या बदल देंगे उन 24 घंटों में? मैं आई कम इन सर? यस यस यस, प्लीज कम। आइए बैठिए। नमस्ते सर। बैठिए बैठिए नमस्ते। बैठिए बैठिए बैठिए। आप हैं गणपत राम यादव, है ना? जी सर। गणपत, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए विस्तार में, ताकि हम आपसे बात करने के लिए कुछ बिंदु तलाश सकें। सर, जैसा कि पता है, मेरा नाम गणपत राम यादव है। जी। मैं राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी विद्यालयी शिक्षा वहीं हुई, गांव में सरकारी विद्यालय में हुई थी। फिर उसके बाद मैंने 12th के बाद में NIT जयपुर से BTech किया, और फिर जो भूषण स्टील लिमिटेड, जो अभी टाटा स्टील के नाम से जानी जाती है, वहाँ 2 साल मैंने जॉब किया एज ए स्टील प्रोडक्शन मैनेजर। और उसके बाद मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया, जिसके बाद मैंने कुछ ऐसे काम किए, मेरे कुछ ऐसे लक्ष्य थे जो, अगर आप अनुमति देते तो थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा। हाँ बताइए। तो एक्चुअली जब कॉलेज में मैं था तो मैं ग्रामीण परिवेश से गया था, तो मुझे कुछ सामाजिक समस्याएं देखने को मिली थी। एक पानी की समस्या थी, एक बच्चों में कैरियर काउंसलिंग की कमी थी, और उनको लेकर के मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ थे, प्रोजेक्ट्स थे, जो मैं एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करना चाह रहा था, और साथ में 2010 में एक लड़की का कोटा के चेचट पुलिस स्टेशन में रेप और मर्डर हो गया था। तो हम एज एन इंजीनियर हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते थे, तो उसके आधार पे एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे हमने एक टीम बना के काम शुरू किया, और उसे फिर यथार्थ के धरातल पे उतारने के लिए मैंने फिर जॉब रिजाइन कर दी। फिर आगे प्रोसेस बढ़ता गया और मैं यहाँ तक पहुँच गया सर। तो वो गैजेट बना कि नहीं बना? सर, वो प्रोटोटाइप के स्तर तक बना, फिर वो DST में भेजा गया, मिनी सचिवालय में। फिर उसके बाद उसमें कुछ कारण बताए गए कि आधार के डेटा सबके अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये वाइबल नहीं है, ऐसा कह के उसे रिजेक्ट कर दिया गया सर। क्या था वो गैजेट वैसे? सर, उसमें ऐसा था कि उस समय आधार कार्ड की प्रक्रिया चल रही थी, तो बायोमेट्रिक डेटा लिए जा रहे थे, और उसी समय वो रेप की घटना हुई, जिसे मैंने पढ़ा। और मेरी टीम में सारे अच्छे टेकीज थे, तो हमने क्या किया उसमें कि एक तो जो फेस स्कैन होता है और जो आइरिस स्कैन होता है, ये सारे डिटेल उसमें रहती है। तो एक घड़ी जैसा डिवाइस होगा जिसमें कि नैनो HD कैमरा लगा होगा, तो जब भी कोई लड़की डिस्ट्रेस में हो, मुश्किल में हो, तो या तो वो प्रेस कर दे बटन, या फिर सेंसर के माध्यम से एक्टिवेट हो जाए, तो उसमें एक वॉइस, कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस मैसेज बजेगा, अलार्म बजेगा, जो उस लड़की का नाम लेगा, स्थान का नाम वहाँ पे बजेगा उसमें कि ये इस लोकेशन पे हो, साथ में विदिन 30 सेकेंड उस व्यक्ति का नाम भी उसमें बजेगा जो वहाँ पे मौजूद है। वो कैसे बजेगा? वो ऐसे बजेगा कि सर, जैसे उसमें वो बजेगा तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसकी तरफ देखेगा एक बार कि क्या है, इस लड़की का नाम कैसे बजा यहाँ पे। तो जैसे ही बजेगा तो हाईली HD कैमरा होगा, तो उसके फेस की एक फ़ोटो ले लेगा, और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एक सॉफ्टवेयर होगा ऑलरेडी, वो डेटाबेस होगा, वहाँ से उसका नाम पिक करके तुम ये व्यक्ति हो, और विदिन 2 मिनट पुलिस यहाँ पे पहुँच रही है, तो वो एक वार्निंग दे देगा। तो 90% लोग वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, और अगर और इसमें एडवांस करें तो एक ड्रोन बिठा सकते हैं पुलिस स्टेशन पे, तो वहाँ उस लोकेशन पे पहुँच जाए पुलिस से भी जल्दी। और साथ में जो लड़कियाँ ये गैजेट वेयर करेंगी उनको जोड़ दिया जाए, या ओला उबेर जितने हर जगह उपस्थित रहते हैं उनको ऑन रिकॉर्ड उसमें डाल दिया जाए कि जो लोकेशन में हैं उनके पास वो मैसेज चला जाए, या फिर जो होम गार्ड हैं उनके पास भी चला जाए, PCR वैन में जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनके पास में चला जाए, तो व्यक्ति ट्रैप हो जाएगा, और इस डर से फिर मेरे ख्याल से वो उस लड़की को या जो भी है। और इस तकनीक के दुरुपयोग की संभावनाएं कम है या ज़्यादा है? सर, इस तकनीक के दुरुपयोग की संभावनाएं तो देखा जाए तो इसके तो कम है, क्योंकि इसमें आप किसी को अलार्म दे रहे हो बचाने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो भी वो प्रेस कर दे कि मेरे को बचाने कोई आ जाए, तो ये तो रहेगा इसमें। लेकिन उसके कुछ और सॉल्यूशन निकाले, जैसे 3 बार प्रेस करने वाला, एक्सट्रीम लेकिन रेप की बात है तो उसको 1 बार और दबा दिया जाए, सामान्य है तो एक बटन अलग रख दिया जाए कि मारपीट की है, और थोड़े बहुत तो दुरुपयोग हर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहते सर। ये बताएं कि जो गणपति पूजा है महाराष्ट्र में, जी सर,
उसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या स्वाधीनता संग्राम के साथ उसका कोई लिंक बनता है? सर गणपति पूजा की जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 1900 ये बात है 1893-94 के आसपास की, जब बाल गंगाधर तिलक ने जो पूरा समाज था उसे एकत्रित करने के लिए और गणपति पूजा पे ध्यान दिया और एक महाराष्ट्र में काफ़ी लोगों को जोड़ने की कोशिश की इसमें, और तिलक ही रहे थे इसके मैन इसको वहाँ शुरुआत करवाने वाले। इस प्रयोग के लाभ क्या हुए स्वाधीनता संग्राम को, और क्या इससे कोई दिक्कत भी हुई बाद में? सर लाभ तो डेफिनेटली कि एक बड़ा समुदाय जुड़ गया इसके माध्यम से, एक आस्था के नाम पे और राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ गया। दुरुपयोग ये हुआ कि जो एक बड़ा सेक्शन था मुस्लिम समुदाय या और लोग थे, उनको लगा कि राष्ट्रीय आंदोलन फिर हिंदुओं का ही है इसका मतलब, तो कहीं ना कहीं वो लोग दूर हुए। शायद एक कारण ये भी था मुस्लिम लीग की स्थापना होने में उन लोगों को थोड़ा सा प्रभावित किया सर इसने। ठीक है सर, पूछिए। गणपत जी, अभी बजट सेशन चल रहा है हमारा पार्लियामेंट का। हाँ जी सर। मुझे बताइए कि सदन के पटल पर यदि कुछ भी ऐसा कहा गया है किसी एमपी के द्वारा जो कम्युनल वायलेंस को इंसाइट करेगा, क्या उस एमपी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई होगी? सर हमारे जो नियम है उसके अनुसार अगर सदन के पटल पे कोई भी कहा जाता है तो उसके ऊपर एक तो बाहर कोई ऐसा मुकदमा कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये एग्जम्पशन कौन से संवैधानिक अनुच्छेद में वर्णित है? ये सर अनुच्छेद तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन एमपी वगैरह के जो विशेषाधिकार हैं बोलने की स्वतंत्रता के या उसके, उनको छूट मिली हुई है कि कुछ भी बोलने के लिए वो जिम्मेदार। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस केस में एब्सोल्यूट है, कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का प्रावधान नहीं है। सदन के पटल पे कुछ भी बोला जा सकता है और उसके विरुद्ध कोई भी क्रिमिनल एक्शन। हाँ, जहाँ मेरे ख्याल से अभी जो अनुच्छेद जो 21 है उसमें भी इसका इनको छूट मिली हुई है, इसमें वो आते नहीं है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, अगर सदन की कार्रवाई चल रही है और किसी एमपी के खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा बनता है, क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है? क्या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? इस संबंध में क्या प्रावधान है? अगर फौजदारी मुकदमा हो जाता है तो जो सभापति होता है या अध्यक्ष होता है उसकी अनुमति के पश्चात किया जा सकता है, लेकिन अगर सदन की बैठक चल रही हो, सत्र चल रहा हो, उस समय उन्हें छूट होती है इस बात से। क्रिमिनल मैटर में भी उनको छूट होती है? हाँ, जहाँ तक मुझे आप आश्वस्त हैं इस प्रावधान को लेकर? मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ 40 दिन की उनको। चलिए, मुझे ये बताइए कि आप ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया है 10%, जो पूरा क्वांटम है उसका 10% दिया गया है, और जो फिनेंशियल क्राइटेरिया है वो है 8 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। सेम ओबीसी में है, क्रीमी लेयर में अगर आप आ रहे हैं तो 8 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है। तकनीकी तौर पे देखा जाए तो ये ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि ये नैतिक रूप से ये गलत नीतिगत फैसला है कि ओबीसी की बैकवर्डनेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बैकवर्डनेस को इक्वल पेडेस्टल पे रख दिया गया, समान तराजू पे रख दिया गया? हाँ, नीतिगत मामला तो इसमें आता है सर, नैतिक मामला तो इसमें है कि उनको जो 8 लाख की दिया है तो इसका मतलब अधिकांश उसमें शामिल हो जाएंगे, जो भी पॉपुलेशन है बल्क में आ जाएगा। तो जो वास्तव में जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, जिनकी आय और भी कम है, उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। फिर वो तो ओबीसी व मेरे उसमें फर्क क्या रहा फिर? ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है, आपने ऑपरेशन दोस्त के बारे में सुना है? ऑपरेशन दोस्त के बारे में? डिजास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी से क्या समझते हैं? डिजास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी का मतलब यही है कि अगर कहीं पे भी किसी भी पड़ोसी देश में या अगर ऐसा डिजास्टर आता है, जैसे तुर्की में अभी भूकंप आया है, और हम हमारे वहाँ पे अगर कुछ एनडीआरएफ के जवान भेजते हैं और वो उनकी मदद करते हैं, जैसे तुर्की में भी कल की घटना एक बच्ची को बचाया गया, 6 साल की बच्ची को, तो पूरे विश्व में एक संदेश जाता है कि भारत देखिए ऐसे देश की भी मदद कर रहा है बिल्कुल निस्वार्थ भावना से, और उस देश के नागरिकों में भी भारत के प्रति एक प्रेम की भावना और जुड़ाव की भावना विकसित होगी। यही ठीक है, जिसको हम अदर प्लेटफॉर्म पे क्या अपने फेवर में कैपिटलाइज कर सकते हैं और की तरह। ठीक है, थैंक यू सर। पूछिए गणपत जी। गणपत, आपने इंजीनियरिंग किया है, फिर आपने ऑप्शनल रखा है ज्योग्राफी, कोई वजह है इसकी? सर इसकी एक वजह तो ये थी कि मैंने इंजीनियरिंग मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस में की थी, जो यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में है नहीं, और दूसरा फिर मेरे पास सारे ऑप्शन थे, तो उनमें से मुझे बेहतर ज्योग्राफी लगा, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे टॉपिक्स मेरे इंटरेस्ट रुचि से संबंधित थे और मेरे लिए आसान था इसको पढ़ना भी। अच्छा, तो आपने पढ़ा है ठीक से? हाँ सर, मैंने कोशिश की पूरी। अच्छा, ठीक है।
आपने इंजीनियरिंग किया है मेटरलॉजिकल एंड मटेरियल, है ना? जी सर। तो मैटर और मटेरियल दोनों एक ही होता है या दोनों अलग अलग होता है? सर मैटर तो बहुत ही सूक्ष्म फॉर्म में भी हो सकता है, मटेरियल जो अपन देख सकते हैं एटलीस्ट वो मटेरियल माना जाएगा। मैटर को नहीं देखा जा सकता? मैटर देख भी सकते, नहीं भी देख सकते। मैटर जैसे जो अपने बीटा पार्टिकल हैं उनको देख नहीं सकते, लेकिन वो मैटर के भाग अच्छा, हैं। ठीक है। सर से बातचीत के दौरान आपने बताया कि टाटा स्टील प्लांट जी। में आपने काम किया कुछ दिन। हाँ सर। हाई स्पीड स्टील क्या होता है? हाई स्पीड स्टील सर एक्चुअली जो जिनका हाई यूटिलिटी, जहाँ पे इसमें हाईली स्ट्रेंथ और कोरोजन रेजिस्टेंस वाली जो ज़रूरत पड़ती है, जिसकी स्ट्रेंथ वगैरह जो उसे कहते हैं सर। जैसे मान लीजिए हमें नेवी में कोई ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जहाज में स्टील, तो वहाँ पे वो हाई स्पीड स्टील। कोई दैनिक जीवन में इसका प्रयोग है हाई स्पीड स्टील का? सर एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, बनाया कैसे जाता है ये? स्टील में कौन से परिवर्तन करते हैं कि हाई स्पीड स्टील? इसमें क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम ये एटम एलिमेंट्स इसमें ज़्यादा डाले जाते हैं। अच्छा, ठीक। जी सर, अलॉय होता है। आपने लिखा है कि आपने माइक्रो इरिगेशन पर कुछ प्रोजेक्ट शुरू किया था। जी हाँ सर। और एडवांस हाइब्रिड ऑर्गेनिक डेयरी फार्मिंग। जी सर। तो ये एडवांस हाइब्रिड ऑर्गेनिक डेयरी फार्मिंग, ये नाम आपने खुद दिया है या नाम? सर ये मैंने खुद ने दिया ये नाम। तो इसका क्या मतलब है? इसका एडवांस मतलब भी ये है, है कि सर हाइब्रिड भी है। अभी तक जो प्रयोग में ली जा रही है इरिगेशन की पद्धति, जो सबसे बेहतरीन बताते हैं वो ड्रिप इरिगेशन को मान रहे हैं, लेकिन ड्रिप इरिगेशन में भी वाटर का वेस्टेज होता है। मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ। उससे भी एडवांस ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पानी का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगा। वो पानी पौधा ही लेगा। अगर कहीं पे पानी वेपराइज होगा तो पौधे की पत्तियों से मात्र हो सकता है, ना तो नीचे मिट्टी में पानी और जाएगा। जबकि ड्रिप में तो पानी में वो उसकी मेड बना के फिर बूंद बूंद जाता है तो पानी रिसता रहता है, और फिर वो ओपन होता है तो वेपराइजेशन भी होता है। और इसमें मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, स्पेशली शेखावाटी, पश्चिमी राजस्थान, वहाँ पे सर पानी की कमी है। और तो इसमें क्या आपने परिवर्तन किया है सर? हाँ, इसमें मैंने कुछ स्पेशल किट्स जो हैं वो किट में पौधा लगेगा। मतलब अगर पेटेंट बहुत ज़्यादा ना हो तो बता सकते हैं कौन सा किट है वो? सर मैंने किट ही नाम, बस वो प्लास्टिक किट हो सकते हैं या वो किसी अपने सीमेंटेड किट बना सकते हैं, और उनके पाइप के थ्रू सबको जोड़ा जाएगा और पॉन्ड बनाएगा वो पूरा अच्छे से फर्श वाला जिसमें पानी मिले फिर वो। और इसमें एडवांस हाइब्रिड ऑर्गेनिक डेयरी फार्मिंग क्या है? हाइब्रिड भी है और ऑर्गेनिक भी है। हाइब्रिडिज्म सर ये है कि एक तो जो अपन सामान्य खेती करते हैं वो है, साथ में हाइड्रोपोनिक्स जो होता है कि अपन ने उसमें पौधे, जो पाइप हमने लगाए हैं इस प्रयोग में, वो पाइपों में भी पौधे लगेंगे और साथ में उस पॉन्ड में मछली का उत्पादन भी होगा। तो वो उसमें क्या करेगा, उस पानी की जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है उसको वो भी देता रहेगा, और साथ में जो बाकी ज़मीनें हैं ये एक्चुअली उस क्षेत्र को ध्यान में रख के एक बनाया मैंने। तो वहाँ किसानों के पास ज़मीन है तो जो अवेलेबल बाकी ज़मीन होगी ना जहाँ पे पानी, वहाँ बकरी का पालन कर सकते हैं। बकरी पालन, उनके जो बाई प्रोडक्ट निकलेंगे वो इसके इनपुट बन जाएंगे सर। अच्छा, ये बताइए स्मार्ट इरिगेशन क्या होता है? स्मार्ट इरिगेशन वही है कि हम उसमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस डाल के उसमें मिनिमम वेस्टेज करें, और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैजेट, और जिसमें बिजली का, पानी का स्तर या उसमें नमी का स्तर जान सकें, और इसको साथ में करके स्मार्ट इरिगेशन बोल सकते हैं। ठीक है गणपत राम जी, आप एक बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी लग रहे हैं। आपने अलग अलग फील्ड्स में काम किया है। आपने इसमें लिखा है कि आपने एक सेमी फिक्शन नॉवेल भी पब्लिश करवाया है, कुछ बताइए उसके बारे में। सर मैं इस उपन्यास में एक्चुअली, दरअसल मुझे उपन्यासकार कैसे बनते ये तो मुझे नहीं आइडिया था, लेकिन मैं जो काम कर रहा था कॉलेज स्तर से ही, और वो उन कार्यों को पब्लिक तक पहुंचाना था मुझे, और कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही थी। तो मुझे पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो दोनों आइडिया, एक तो एक ऐसी कोऑपरेटिव फार्मर्स कंपनी हो जो न केवल उत्पादन करे, उनके प्रोडक्ट्स भी बनाए, कैसे कंपनी एस्टेब्लिश हो, गरीबी कैसे दूर हो, और एक साधारण सी ग्राम पंचायत को हम वास्तव में एक आदर्श ग्राम पंचायत कैसे बनाए किसान मिलके। एक तो इसकी कहानी का रूप दिया है कि कैसे एक ग्रुप ऐसे शुरुआत करता है। दूसरा, जो गैजेट वाली बात बताई मैंने रेप रोकने की, एक पैरेलल कहानी उसकी भी चलती रहती है कि संध्या और विक्रांत नाम के पात्र होते हैं, तो ऐसे काम कर रहे होते हैं, कैसे एक लड़की को बचा लिया जाता है इसके माध्यम से। इसकी कहानी को और उस समाज, उस वहाँ की जो आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को इसमें मैंने। आपने लिखा है? जी मैम, ये मैंने खुद ने। उसका नाम आपने राज तिलक क्यों दिया? मैम एक्चुअली जिस समय मैं ये लिख रहा था उस समय मैं कॉलेज स्टूडेंट था, आज से 10 साल पहले की बात है,
उस समय मेरे को ये लग रहा था कि इस देश में इतना करप्शन है कि एक ऐसा कोई व्यक्ति हो, नायक हो, जो इस देश के भ्रष्टाचार को खत्म करे खुद के दम पे। तो उस समय तो मैंने ये सोच के उसको राज तिलक की, एक बार राजतंत्र स्थापित होना चाहिए, फिर बाद में एक अच्छा लोकतंत्र की स्थापना हो, तो उसमें एक लड़की को मैं नायक बनाया हूँ। पर अभी मेरे ये विचार, इसका सेकंड पार्ट है, तो मेरे बदल गए कि लोकतंत्र ही रहना चाहिए मेरे। अगर आपको शक्ति मान लीजिए मिल ही गई, क्योंकि आपके अंदर ना समाज के लिए काम करने की बहुत जिजीविषा दिख रही है, मिल गई शक्ति आपको कि आप नायक फिल्म की तरह कि आपको 24 घंटे के लिए शक्तियां दी जाती हैं, तो आप क्या क्या बदल देंगे उन 24 घंटों में? हम देखिए 24 घंटे में तो हम बहुत इतना बदल नहीं पाएंगे, पर यह है कि कुछ एक, अगर जो पॉलिसी के स्तर पे सबसे मेन मेरा पुलिस रिफॉर्म में सबसे मेरा टारगेट एरिया ये है कि पुलिस स्तर पे सबसे ज़रूरी बदलाव आवश्यक है मैम। हाँ, वहीं से सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है गणपत राम जी, एक सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य वाद है, पढ़ा है आपने उसके बारे में? मैंने नाम सुना, लेकिन मैं अब याद अभी याद नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं है। आप मुझे राजस्थान की 5 सबसे बड़ी जनजातियों के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी मैम, सबसे बड़ी एक तो जनजाति वहाँ मीणा जनजाति है, मीणा, भील, डामोर, गरासिया, ये 4 मैं भी याद कर पा रहा हूँ। बंजारा भी है। ठीक है। कठपुतली राजस्थान के साथ बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, कठपुतली विधा, है ना? जी मैम। इस राजस्थान का एक सांस्कृतिक प्रतीक है, जहाँ राजस्थान के बाहर भी अगर हम कठपुतली देखते हैं तो दिमाग में राजस्थान ही आ जाता है। इस विधा की क्या स्थिति है अभी राजस्थान में? ये मैम अभी जो पहले जो अधिकांश लोगों तक थी और गाँव में भी कठपुतली के जो कलाकार थे वो आते थे, दिखाते थे, वो तो भी नहीं देखा जा रहा। लेकिन जैसे जवाहर कला केंद्र वगैरह ऐसे प्रदर्शनियों में इनका आयोजन, इसके संरक्षण के लिए कोई प्रयास किए जाने की जरूरत नहीं लगती आपको? बिल्कुल मैम, इसके संरक्षण की आवश्यकता तो है। कैसे किया जाए? ये है कि जो राजस्थान का जो टूरिज्म है, पर्यटन है, उन पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे ऐसे एलिमेंट, कठपुतली है, घूमर है, या जो भी लोक नृत्य हैं, उनको उनमें शामिल किया जाना चाहिए मेरे को जहाँ तक। ठीक है गणपत जी, थैंक यू सर। गणपत जी, आप क्लास 9th में पार्टिसिपेट किए थे नाको नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में। जी सर। नाको क्या है ये? सर, नाको एक अपने एड्स को कंट्रोल करने के लिए और इस दिशा में जो संस्थाएं काम करें उनको रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। हाँ जी। मुझे ये बताइएगा कि यौन शिक्षा कितनी ज़रूरी है भारतीय शिक्षा पद्धति में? सर, यौन शिक्षा तो मैं कहता हूँ कि रेप केसेस वगैरह रोकने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहला कदम यही है। टेक्नोलॉजी वाले सॉल्यूशन बाद में, पहले ये है। और मैंने मेरे जो उपन्यास है सर, उसमें आपके अनुसार किस क्लास से ये शुरू कर देना चाहिए? ये मेरे हिसाब से क्लास 6 से सर इसको शुरू कर देना। क्लास 6 एक उचित लाइन हाँ, मेरे को जहाँ तक 6 से। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। गणपत जी, ये बताएं कि अभी अर्थक्वेक आया तुर्की में और सीरिया में, हज़ारों लोग मर गए जी। आप भूगोल के विद्यार्थी हैं और आपकी बड़ी इच्छा ये भी है कि आप समाज के लिए कुछ करें। जी सर। क्या कोई ऐसी तकनीक आप बना सकते हैं या बन चुकी है जिससे हम भूकंप को कम से कम 2 या 3 दिन पहले जान लें और सबकी सुरक्षा कर सकें? अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। जी सर। सर, मैंने जो पढ़ा है ज्योग्राफी का अध्ययन करते टाइम, ये 2 या 3 दिन पहले जानने वाला तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ समय पूर्व, कुछ घंटे पूर्व, कुछ ऐसे अर्थ के कुछ ऐसी रेडिएशंस वगैरह निकलती हैं, और कुछ ऐसे पशु पक्षी भी हैं जो उनको पहले डिटेक्ट कर लेते हैं। तो उस आधार पे हम एक फोरकास्ट कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में ये घटना संभावित है। तो लेकिन इतनी जल्दी वो प्रोसेस नहीं कर सकते कि लोगों को भी यहाँ से जल्दी शिफ्ट किया जाए। वो तो उसके लिए तो यही है कि जैसे अपने जोशीमठ वाली स्थितियाँ, उनको रोक सकते हैं। लेकिन तुर्की में ऐसा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने, जो कि शायद यूरोप से है, 3 दिन पहले बड़ा स्पष्ट रूप से बताया था कि 7.5 लेवल का रिक्टर स्केल पे भूकंप तुर्की में आने वाला है। ये कैसे संभव हुआ? सर, मैंने भी ये न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें ये लिखा उन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो मैं अब उन्होंने साइंटिफिक कोई प्रयोग करके बताया था या उन्होंने शायद, क्योंकि भविष्यवाणी खूब आती रहती है, कई फैल भी हो जाते हैं, इसलिए मैं उस संदर्भ में ज़्यादा पढ़ नहीं पाया कि वास्तव में उसने कोई ऐसा वैज्ञानिक प्रयोग किया। अच्छा, धर्म और नैतिकता में क्या संबंध है? क्या धार्मिक व्यक्ति नैतिक होता है और क्या नैतिक व्यक्ति धार्मिक होता है हमेशा? नहीं सर, इनमें ऐसा
कतई आवश्यक नहीं है कि एक नैतिक व्यक्ति हमेशा धार्मिक ही हो और एक धार्मिक व्यक्ति हमेशा नैतिक ही हो। संबंध अनिवार्य नहीं है, लेकिन साधारणतया एक नैतिक जो व्यक्ति होता है, जिसमें नैतिकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी धर्म को फॉलो करता है या नहीं करता, लेकिन वो अपने एक इंसानियत धर्म को हमेशा प्राथमिकता पर लेके चलता है। ठीक है गणपत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर मेरे विचार में मैंने ठीक किया है, और बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी थी जो मैं बता नहीं पाया और आप पूछ भी नहीं पाए। यही आपके जीवन का मूल संकट है। आपके पास बताने को इतना कुछ है और इंटरव्यू में 30 मिनट में वो सब चाह के ही पूछ नहीं पाएंगे। हाँ, ये मुझे संकट लगा। तो ये वाली जो बेचैनी है ना, खुद को पूरी तरह से न व्यक्त कर पाने की बेचैनी, जो साहित्य में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो तो आपके इंटरव्यू में रहेगी आपके साथ, क्योंकि उनके पास आपके लिए 25 ही मिनट है जी। बाकी कैसा रहा आपका? बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जो तथ्यात्मक सूचना है, मैंने एक्चुअली पढ़ाई कम की है, पढ़ता मैं वैसे भी कम हूँ, और मैंने यूपीएससी की तैयारी में कभी भी सर 3 घंटे 4 घंटे एवरेज से डेली कभी पढ़ाई नहीं की है, और 2-3 महीने ही पढ़ता हूँ 12 महीने में सर। मैं काम धाम ये सब चलता रहता है साथ में, पर वो संघर्ष इतना किया है, वो चीज़ें मैं सच में चाहता हूँ कि मैं जाऊँ, और मेरी पुलिस में ही जाने की फर्स्ट प्रेफरेंस पुलिस जी, है? आईपीएस पर है सर। मैंने सोच ही रहा था होगी जी। नहीं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस पुलिस है, इसलिए एक संभावना अच्छी है आपकी, वैसे भी अच्छी है। आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप आते हैं तो थोड़ा सा ना ज़्यादा फॉर्मल होके एकदम हाथ से बांध के आते हैं, और फिर जब बैठते हैं तो अचानक बटन आपको याद आया कि बटन तो खोले नहीं मैंने, फिर खोलने लगे। तो इतना स्ट्रेस मत लीजिए, सहज रहिए एकदम, और जैसे नॉर्मली हाथ रखते हैं वैसे रखिए, ऐसे बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बैठने का स्टाइल अच्छा है, ड्रेस भी आपकी अच्छी है, लेकिन जो टाई है ये तो ऊपर का बटन बंद रखना है आपको, वो टाई ऊपर करना है। अगर वो बटन बंद नहीं हो पा रहा तो ठीक करवा लीजिए उसको, तो ठीक हो जाएगा। हाँ, बटन की प्लेसिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। बंद करके आया था, फिर इतना टाइट था कि मुझे लगा खोल ही लेते हैं क्या। हाँ, लेकिन इसका समाधान सही है कि बटन को थोड़ा सा साइड में करवा लेंगे तो बंद हो जाएगा। हाँ, मैं ये करूँगा सर। टाई ठीक है, हो सके तो टाई थोड़ी बेहतर ले लीजिए, ये थोड़ा अच्छा, मतलब ब्लू पे ब्लू ही टाई हो ना, तो और वो भी थोड़ी शाइनिंग वाली अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बुरी नहीं लग रही है, थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। ओके सर। इंट्रोडक्शन जो आपका है ना, देखिए आपको जिस चीज़ पे विजय हासिल करनी है, हाँ, वो ये है कि मैं अपने बारे में हर चीज़ बता ही दूँ। जी। आपका मन कर रहा है कि मैं सब बता दूँ। आपका शादी हो गई आपकी? सर मेरा बाल विवाह हो गया था, और मेरे 2 बेटियां हैं। हाँ, तो जैसे होता है ना, प्रेमिका को सब कुछ बताने का मन करता है, कुछ कुछ वैसा मन आपका यहाँ भी कर रहा है। हाँ, वही। तो वो सब वहाँ बताइए ना जी। यहाँ हर चीज़ नहीं बतानी है। जी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अब हर बात बता ही देंगे, ये वाली जिद जो है ना, जैसे इंट्रोडक्शन में अभी बात शुरू ही हुई थी, आपने कहा सर मौका दे तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ जी। तो मैंने मौका दिया कि हाँ बताइए। बाद में मुझे अफसोस हुआ कि मैंने क्यों मौका दे दिया, क्योंकि वो इतना लंबा चल गया। तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। ठीक है सर। ठीक है, और मौका निकाल के बोलने वाली बात अच्छी है, लेकिन मौका निकाल के भी उतना ही लीवरेज लेनी है जितना नेचुरली परमिसिबल हो। ठीक है सर। तो अपने आपने क्या क्या किया उस पर बहुत लंबी बात करने से बचेंगे। जी सर। गणपत उत्सव वाला ठीक था, नॉलेज आपकी जनरल ठीक है, सेक्स एजुकेशन वगैरह पूछा गया, बड़ा अच्छा बताया आपने। जी। अर्थक्वेक वाला ठीक था आपका, और रिलीजन मोरालिटी वाला भी अच्छा है। थोड़ा करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कर लेने चाहिए। एक्सप्रेशन में आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका फ्लो बहुत अच्छा है, आपका सॉरी बोलने का तरीका बहुत ही क्यूट और इनोसेंट है। अब जो सॉरी बोलते हैं तो मन से आता है कि क्यों हमने परेशान कर दिया इस बच्चे को, तो बड़ी अच्छी सॉरी आप बोलते हैं। थैंक यू। जो दिक्कत है, एक तो आप बीच बीच में चेयर पर्सन को ना देखते हैं जबकि आप बात किसी और से कर रहे होते हैं। जी। तो एक नियम बना लीजिए, जिससे बात करेंगे सिर्फ उसको देखना है, बाकी किसी को देखना ही नहीं है। बिल्कुल सर। साइमल्टेनियस आई कॉन्टैक्ट नाम की एक चीज़ होती है, जिसके लिए कई लोग बोलेंगे, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जिससे बात कर रहे हैं उसको देखिए, बाकी भूल जाइए कि 4 लोग और भी बैठे हुए हैं। जी जी। ठीक है, और आपके पूरे इंटरव्यू में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान देनी है वो ये, अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है।
उससे कभी कभी लगने लगता है कि उतना जेन्युइन नहीं है मामला। सेल्फ बोस्टिंग वाला एक भाव आता है, उपदेशक वाला एक भाव आने लगता है, उससे बचना है, ज़्यादा नहीं है। इन सारी चीज़ों के बावजूद हमने जब आपका लेवल डिस्कस किया, आप कम से कम 175 प्लस के लेवल पे इस समय हैं, और आप इसको हल्का से कंट्रोल कर लेंगे तो ये लेवल 190 प्लस का हो जाएगा। जी सर। तो सिर्फ इतना सुझाव है, एक तो करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए ठीक से, है ना, अपना डेफ और ध्यान से देख लीजिए जी। अपने बारे में ज़्यादा बोलने से बचना है, और जब भी बोलें बहुत विनम्रता से, इस भाव से कि मतलब मेरी भूमिका कम है, एक ग्रुप था, हम लोगों ने मिलकर किया, मैंने भी किया, ये भावना है कि मैंने ही किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उससे थोड़ा सा मेंबर्स को ऐसा लगता है कि आप आत्मश्लाघा या नार्सिसिज्म के शिकार हैं, जबकि आप हैं नहीं, ऐसा महसूस हो सकता है। जी सर। तो आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसा महसूस ना हो किसी को। तो आप 190 प्लस के कैंडिडेट हैं, और कोई वजह नहीं है कि आप प्रॉपर आईएएस में ना आए। ठीक है, कोई जिज्ञासा आपकी? सर यही है कि मैं पहला भी इंटरव्यू यहाँ पे दिया था, फर्स्ट 3 पैनल में, तब भी मेरे साथ ये रहा था, और अभी ये दूसरा इंटरव्यू है यहाँ पे बस, और मैंने टोटल अभी 3 ही इंटरव्यू दिए हैं। मैं यही चाहता हूँ कि इन चीज़ों को समराइज़ करके कैसे बताऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, और मैं ये चाहता हूँ कि हाँ अच्छा इंटरव्यू, और ये चीज़ मैं इसलिए चाहता हूँ आईएएस बनना या आईपीएस बनना, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ, यकीनन काम करना चाहता हूँ। ये ईमानदारी आपके चेहरे से, आपकी बातों से झलक भी रही है, मान भी रही है इस बात को। जी सर। लेकिन जब हमें ये एहसास हो जाए कि व्यक्ति बहुत ईमानदार है, तो उसको नंबर अच्छे मिलते भी हैं। जी सर। लेकिन जब ये लगने लगे कि वो अपनी ईमानदारी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और सब पे दबाव बना रहा है, तो थोड़ा सा घबराहट होने लगती है। तो करना ये है कि आपको अपने इंट्रोडक्शन में 2-3 सूत्र छोड़ देने हैं, ताकि बात वहाँ आगे बढ़े। जैसे पूरी कहानी के बजाय आप ये कहें, सर मैंने कुछ ऐसी डिवाइसेस भी बनाई हैं, हाँ, जिन डिवाइसेस की मदद से मैंने ज़िला प्रशासन की मदद करने का प्रयास किया। अब इतना बोल के संकेत करके छोड़ दीजिए। जी जी। और फिर लड़कियों की सुरक्षा वाला मामला है, या ऐसे 1-2 सूत्र छोड़ के बस चुप हो जाइए। फिर जब वो पूछें कि आपने क्या डिवाइस बनाई थी, तब उसके जवाब में वो सब बताना शुरू कीजिए। सही बात है। और परिचय में से भी संकेत कीजिए, सर मैं कुछ मतलब एक्सपेरिमेंटेशन भी करता हूँ, ऐसे कुछ डिवाइसेस के मॉडल मैंने बनाए जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कृषकों की सुविधा के लिए, जिला प्रशासन से मेरी बातचीत भी हुई, और ऐसे प्रयोग मैं अभी भी कर रहा हूँ। बस ये बताइए। स्टार्टअप आपने लिखा ही हुआ है ना। फिर वो पूछेंगे कुछ ना कुछ आपसे। जी। और आईपीएस फर्स्ट चॉइस है, हमने ज़्यादा नहीं पूछा, लेकिन आईपीएस फर्स्ट चॉइस होने का मतलब है कि इस पे आपसे सवाल ज़्यादा आएंगे, और जी उस पर भी आप ये वाला रीज़न निकाल सकते हैं, जी सर। बता सकते हैं कि मैंने ऐसी डिवाइसेस लॉन्च की हैं। कुल मिला के आप मतलब आईपीएस आपके मुट्ठी में है, ज़रा भी दिक्कत नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये चीज़ें सहज रूप से आएँ, ऐसा ना लगे कि आप ज़बरदस्ती उन पर बात कर रहे हैं। इतना ही ध्यान रखना है बस। ज़रूर रखूँगा सर। ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।